अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री 12th क्लास का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे चैप्टर का नेम है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले जिस चीज़ को पढ़ते हैं वो है वाइटल फोर्स थ्योरी। 10th क्लास में भी हम इसको पढ़ के आ चुके हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा इसका रिवाइवल है। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी साइंटिस्ट का एक ख्याल था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं वो सारे के सारे एनिमल्स और प्लांट्स ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उनका वाइटल फोर्स थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसके लिए मैं OC का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आपने इसको याद रखना है। कहीं भी अगर मैं OC लिख रहा हूँ तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड by living organisms, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो साइंटिस्ट का यह ख्याल था कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न वो क्या देते थे? वो कहते थे कि एक ख़ास किस्म की फोर्स है जिसको हम वाइटल फोर्स का नाम देते हैं। वो वाइटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, प्लांट्स और एनिमल्स में पाई जाती है, और इस फोर्स की प्रेजेंस की वजह से ही प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो वो नेसेसरी कंपोनेंट समझते थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाइटल फोर्स को। तो वो कहते थे कि वाइटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जिस चीज़ में वाइटल फोर्स थ्योरी होगी उसके अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सके। और तब तक साइंटिस्ट ने कोशिश नहीं की कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में प्रिपेयर करें। अब FM वोलर था, उसने 1828 में एक इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड जिसको हम अमोनियम साइनेट बोलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? NH4CNO। उसने इसको हीट किया और हीट करके बनाया यूरिया। उसने अमोनियम साइनेट लिया और अमोनियम साइनेट को उसने हीट किया। जब अमोनियम साइनेट को उसने हीट किया तो यूरिया बना। अब इन दोनों में फर्क क्या था कि अमोनियम साइनेट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जबकि यूरिया ऑर्गेनिक है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जब लैब के अंदर एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड प्रिपेयर कर लिया गया तो इसका मतलब कि वाइटल फोर्स थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट पाया जाता था वो गलत कॉन्सेप्ट था। साइंटिस्ट ने कोशिश की और उन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर किए और बाय द एंड ऑफ 1850s 1850 के बाद ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट था ये कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया। और ये बात साबित हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही प्रिपेयर करें, उन्हें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनको लैब के अंदर भी प्रिपेयर किया जा सकता है। अब जब हमने ये डिस्कवर कर लिया कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है तो हमने डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी चेंज किया। तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बनी? स्टडी ऑफ compounds of carbon is called organic। यहां पर मैं OC लिख रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया। अब
कंपाउंड्स ऑफ कार्बन में अदर देन कार्बन कौन कौन सी चीजें मौजूद हो सकती हैं? अदर देन कार्बन आपके पास हाइड्रोजन मौजूद हो सकता है, और मोस्टली हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं हम इनको नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनकी कॉमन एग्जांपल है CH4 मीथेन, जिसको हम घर में बर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एज अ फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करते हैं। तो CH4 में कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन है, तो वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हम उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सब ब्रांच है। उसके अलावा क्या क्या मौजूद हो सकता है? सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। तो ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जो कि मौजूद हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में अदर देन कार्बन। अब आते हैं चंद एक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर हमें कार्बन नज़र तो आता है मगर हम उनको ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं करते। वो कौन कौन से कंपाउंड है, फिर हम उनकी रीज़न भी देखेंगे। सबसे पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मेटल साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, इसी तरह नेक्स्ट वन हमारे पास है कार्बाइड्स, अब ये सारे के सारे कंपाउंड्स इनमें कार्बन मौजूद होता है मगर फिर भी हम इनको ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं करते। उसके पीछे रीज़न ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ये कंपाउंड्स उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के ऊपर पूरा नहीं उतरते। मैं यहीं पे क्लियर करने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो बर्निंग को शो करते हैं, बट आप कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड को जितनी मर्जी कोशिश करा लो ये कभी भी बर्निंग शो नहीं करते। तो इसी तरह हर एक कंपाउंड की चंद एक रीजंस हैं जिसकी वजह से हम उनको ऑर्गेनिक इन नेचर कंसीडर नहीं करते। ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उन पे पूरा नहीं उतरते, तो जिसकी वजह से हम इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं करते। तो यहां पर एक लाइन लिख देते हैं, fulfill the requirements ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए, ये कंपाउंड्स पूरा नहीं करते, तो इस वजह से हम इनको ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं कि वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला है पेक्यूलर बिहेवियर। पेक्यूलर बिहेवियर क्या होता है कि एक नॉर्मल ट्रेंड होता है किसी भी कंपाउंड्स का। फॉर एग्जांपल एक अगर आप अल्कली मेटल्स को देखें तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत कम हैं, तो ये एक जनरल ट्रेंड है। अगर पेक्यूलर बिहेवियर की बात करूं तो पेक्यूलर बिहेवियर क्या होगा कि किसी एक की आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू अदर्स बहुत ज़्यादा कम है। अब बहुत ज़्यादा कम आयनाइजेशन एनर्जी बाकियों की निस्बत ये क्या होगी, पेक्यूलर बिहेवियर होगा, यानी कि उसका बिहेवियर बाकियों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब पेक्यूलर बिहेवियर में क्या होता है, कैटिनेशन। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं ये कैटिनेशन का प्रोसेस शो करते हैं, जिसको हमने 10th क्लास में डिटेल में पढ़ा है। ये क्या होता है, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी। इस सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के अबाउट 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ कैटिनेशन की वजह से हैं, क्योंकि कैटिनेशन की वजह से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के और मुख्तलिफ साइजेस के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। कार्बन कार्बन के साथ लिंक होकर मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स प्रिपेयर करता है जस्ट बिकॉज ऑफ कैटिनेशन। तो ये पेक्यूलर बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ आपको किस में नजर आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नजर आता है। आगे बढ़ते हैं नॉन आयनिक कैरेक्टर। नॉन आयनिक कैरेक्टर के पीछे सबसे पहले रीजन मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5।
अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना ही ज़्यादा कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है, मॉडरेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो मॉडरेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से कार्बन जो है ये आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता। आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स अमूमन उन एलिमेंट्स के दरमियान बनते हैं जहां एक तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो और दूसरी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो। मिसाल के तौर पे ग्रुप 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड क्यों बनता है? बिकॉज मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अब मेटल्स और हैलोजेंस के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक इन नेचर है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडरेट है। इस मॉडरेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये हमेशा कंपाउंड बनाता है कोवेलेंट इन नेचर। तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख लें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको कोवेलेंट इन नेचर मिलेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो कोई भी आपको आयनिक इन नेचर कभी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? होमोलोगस सीरीज द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेतहाशा होने की वजह से हमने इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन ऑफ देम इज होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं हम उनको एक क्लास के अंदर स्टडी करते हैं बिकॉज उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अल्केन्स। अल्केन्स की एक केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये कि ये हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो अब जितने भी अल्केन्स ऑर्गेनिक इन नेचर हैं उन सारों की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो होमोलोगस सीरीज से क्या फायदा होता है कि हम बहुत ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं उनके फंक्शनल ग्रुप से। तो इनमें फंक्शनल ग्रुप भी क्या होता है? सेम होता है। उसके बाद एक और होमोलोगस सीरीज अल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद होता है, अल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, और भी बहुत से फंक्शनल ग्रुप हैं जैसे अल्कोहल है, ईथर है, जिनको हम अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक फिनोमेना पाया जाता है कि एक यूनिट जो होता है वो खुद को रिपीट करता है और एक बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर बना देता है। अब उसमें हमारे पास एक एग्जांपल है स्टार्च की। स्टार्च का जो कंपाउंड है इसमें हमारे पास जो केमिकल फार्मूला है वो है C6H10NO5। अब ये जो स्टार्च का अगर आप फार्मूला देखें इसमें यहां पर ये जो N है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टार्च का एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ मिला, फिर ये तीसरे यूनिट के साथ मिला, फिर ये चौथे यूनिट के साथ मिला, फिर ये पांचवें यूनिट के साथ मिला, फिर ये छठे यूनिट के साथ मिला एंड सो ऑन। तो थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ यूनिट्स आपस में मिले और उन्होंने स्टार्च का एक ह्यूज स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो रेपिटेशन ऑफ सेम यूनिट है, ये किस में पाया जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आगे बात करते हैं। अब ये देखें, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसने खुद को क्या किया है कि डिफरेंट यूनिट्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया है। तो जिन कंपाउंड्स को हम कंसीडर करते हैं ना कि दे आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर, तो रीजन क्या होती है कि वो इस तरह की प्रॉपर्टीज जो है उनको शो नहीं कर रहे होते। तो जब इस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते तो हम उनको ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं करते। आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला different
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इनका केमिकल फार्मूला जो है वो सेम होता है और इनका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल जो हमने 10th क्लास में भी डिस्कस किया, ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये एक स्ट्रेट चेन है तो स्ट्रेट चेन के लिए N का वर्ड, नॉर्मल का वर्ड N यूज किया जाता है, N ब्यूटेन। और अगर मैं इसी का ब्रांच बना दूं CH3 CH CH3 एंड CH3, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको कहूंगा आइसो ब्यूटेन। अब ये जो N ब्यूटेन है और ये जो आइसो ब्यूटेन है, इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से चेंज होंगी। रीजन क्या है कि इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से चेंज है, इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, डेंसिटी ये एक दूसरे से वेरी कर सकती हैं। तो आइसोमेरिज्म का फिनोमेना जो है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके कंपाउंड्स में एक बेतहाशा इजाफा हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ आइसोमेरिज्म। आगे बात करते हैं कंबस्चन। कंबस्चन क्या होता है कि आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आप अगर इसको इग्निशन दे तो ये बर्निंग शो करता है और उसके साथ क्या रिलीज करते हैं, हीट। अब ये फीचर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl इनऑर्गेनिक इन नेचर है, आप उसको जितना मर्जी हीट कर लें वो बर्निंग का प्रोसेस नहीं शो करेगा, बिकॉज के ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कंबस्चन नहीं शो करते, उनमें चंद एक कंपाउंड्स हैं जो कंबस्चन शो करते हैं। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप ले लें, आप उसको इग्निशन दे वो जलना शुरू हो जाएगा। कॉमनली हम घरों में इस्तेमाल करते हैं सुई गैस, मीथेन गैस CH4, जब हम उसको इग्निशन देते हैं, मैच बॉक्स के जरिए उसको आग लगाते हैं तो वो क्या शो करता है, बर्निंग। और बर्निंग के साथ क्या रिलीज हो रही होती है, हीट, जिसको हम कुकिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो बर्निंग का फिनोमेना शो करते हैं। आगे बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका रेट ऑफ रिएक्शन ये हमेशा स्लो होता है। रीजन क्या होती है, रीजन ये होती है कि पहले बॉन्ड ब्रेकेज होती है, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और बॉन्ड फॉर्मेशन किस हिसाब से होती है, कोवेलेंट के हिसाब से होती है। तो जो नए बनने वाले बॉन्ड्स होते हैं वो कोवेलेंट इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से ये जो रिएक्शन का ड्यूरेशन होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, बिकॉज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में या इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने में एटम्स को थोड़ा सा टाइम दरकार होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है बिकॉज ऑफ कोवेलेंट लिंकेज। तो कोवेलेंट लिंकेज जब बन रही होती है तो इस वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्लो होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करना चाहें तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे ऑयल्स जो हैं दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, तो अगर आप उनको पानी के ऊपर एक ग्लास के अंदर पानी लेके उसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो ऑयल अलग रहेगा और वाटर अलग रहेगा, बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन नेचर। और उसके पीछे रीजन क्या है कि ऑयल जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर है और वाटर इनऑर्गेनिक इन नेचर है। कॉमन एग्जांपल्स देख लें, ईथर है, पेट्रोल है, डीजल है, फ्यूल ऑयल है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, एटसेट्रा। बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम आगे जाके भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक आज हमारे पास इंट्रोडक्शन था और इस इंट्रोडक्शन के अंदर हमने दो बातों को डिस्कस किया है। सबसे पहली बात कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब इस टॉपिक में से आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं
वो है एफ.एम. वूलर का वर्क, जो कि आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है कि एफ.एम. वूलर ने किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्स्ट टाइम लैब में प्रिपेयर किया। तो उसने क्या किया, अमोनियम साइनेट को हीट किया और क्या बनाया, यूरिया। अमोनियम साइनेट इनऑर्गेनिक इन नेचर है, जबकि यूरिया ऑर्गेनिक इन नेचर है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, और फिर आपसे पूछा जाता है कि विच कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड एज इनऑर्गेनिक इन नेचर व्हाइल कंटेनिंग कार्बन इन देम। तो कार्बन इन सब में मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल साइनेट में आप एग्जांपल ले लें MgCN, तो इसमें भी कार्बन मौजूद है। हाइड्रोजन साइनाइड HCN, इसमें भी कार्बन मौजूद है, बट ये ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं किए जाते। तो उसके बाद आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ही प्रिपेयर करना है। बाकी असाइनमेंट्स का एक जनरल पैटर्न है, वो पैटर्न आपसे एक अलग से वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो आपने केमिस्ट्री की जितनी भी असाइनमेंट्स होंगी उसी पैटर्न के ऊपर प्रिपेयर करनी है। तो फर्स्ट लेक्चर यहाँ तक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।